हेलो ट्रेडर्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कोर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम एक एडवांस ट्यूटोरियल सीखेंगे जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में है, जो फ्लिप पैटर्न्स और फ्लिप जोन्स की आइडेंटिफिकेशन और यूटिलाइजेशन से संबंधित है। इस वीडियो में मैं फ्लिप जोन्स, फ्लिप एंट्री मॉडल्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करूंगा और साथ ही आपको वैलिड फ्लिप जोन्स को आइडेंटिफाई और मार्क करने के इंपॉर्टेंट रूल्स भी दूंगा। ये स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजीज में पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको ट्रेडिंग में निगलेक्ट करना आपको चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स में पीछे छोड़ सकता है। तो इन एसेंशियल टेक्निक्स को समझकर और इसका उपयोग करके आप हाई प्रोबेबिलिटी फ्लिप सेटअप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पर्याप्त एक्सपर्टीज हासिल करेंगे और अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकेंगे। तो अगर ये वीडियो सीरीज आपके लिए यूज़फुल है तो कृपया इस वीडियो को थम्स अप देकर अपना सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूलें, ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फ्लिप पैटर्न में फ्लिप शब्द एक मार्केट ट्रांजिशन को इंडिकेट करता है जो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाता है, जिससे मार्केट सेंटीमेंट में चेंज को सिग्नल करता है। यह शिफ्ट बुलिशनेस से बेरिशनेस या वाइस वर्सा हो सकता है। फ्लिप्स को अक्सर क्रूशियल टर्निंग पॉइंट्स या एरियाज के रूप में देखा जाता है, जहां ट्रेडर्स के पास चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स का लाभ उठाने के पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज होते हैं। फ्लिप ट्रेडिंग एंट्रीज को मार्केट डिक्लाइंस या सर्जेस के दौरान जल्दी ट्रेड्स में एंटर करने का एक इफेक्टिव मेथड माना जाता है। तो आप फ्लिप पैटर्न को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप फ्लिप पैटर्न को प्राइस चार्ट पर एक पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन के रूप में सोच सकते हैं, जो मार्केट डायरेक्शन में एक पोटेंशियल शिफ्ट या फ्लिप को इंडिकेट करता है। फ्लिप्स एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड से ट्रांजिशन या मार्केट सेंटीमेंट में शिफ्ट को सिग्नल करते हैं। तो फ्लिप पैटर्न का ओवरऑल आइडिया सिंपल है। फ्लिप पैटर्न मार्केट का एक सिग्निफिकेंट प्राइस जोन पर रिएक्ट करना और फिर इफेक्टिवली उसे ब्रेक करना शामिल है। ये सिग्निफिकेंट प्राइस जोन्स सप्लाई या डिमांड एरियाज, ऑर्डर ब्लॉक्स, गैप्स, इंपॉर्टेंट हाइज या लोज आदि हो सकते हैं। अब फ्लिप पैटर्न्स को मेजरली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये हैं रिवर्सल फ्लिप पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन फ्लिप पैटर्न्स। हम इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आइए देखें कि हम एक रिवर्सल फ्लिप पैटर्न को कैसे स्पॉट कर सकते हैं। आइए एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हैं, जहां प्राइसेस में कंसिस्टेंट हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। एक वैलिड रिवर्सल फ्लिप पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को कंसिडर करना होगा। सबसे पहले, प्राइस को एक हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से रिजेक्शन फेस करना चाहिए। तो जब आप हायर टाइम फ्रेम्स जैसे 1 डे या 1 आवर या अपने ट्रेडिंग स्टाइल के आधार पर किसी भी हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं, तो आप ऐसे प्राइस जोन्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहां हमें प्राइस के कुछ रेजिस्टेंस फेस करने की उम्मीद हो सकती है। ये मेजर रेजिस्टेंस एरियाज अनमिटिगेटेड हायर टाइम फ्रेम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, प्राइस गैप्स, डेली या वीकली या मंथली हाइज आदि हो सकते हैं। ये सभी लेवल्स या जोन्स सप्लाई जोन के रूप में एक्ट कर सकते हैं और प्राइसेस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब एक सप्लाई जोन पर रेजिस्टेंस का सामना करने और डिक्लाइन करने के बाद प्राइस को लास्ट फॉर्म डिमांड जोन को रिटेस्ट करना चाहिए और फिर ऊपर मूव करना चाहिए, जिससे इस डिमांड जोन से रिजेक्शन दिखे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये सुनिश्चित करने के लिए है कि प्राइस एक नया हायर हाई एस्टैब्लिश नहीं करे, लेकिन इसके बजाय प्राइस को पहले से टेस्ट किए गए डिमांड जोन को ब्रेक करना चाहिए। डिमांड जोन का ब्रेक एक नया सप्लाई जोन बनाता है, जिसे फ्लिप जोन कहा जाता है। यह फ्लिप जोन उस इम्बैलेंस के बेसिस पर मार्क किया जाता है जो डिमांड जोन को ब्रेक करते समय बनता है। हम थोड़ी देर में फ्लिप जोन को मार्क करने के बारे में बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि हम इस नए बने फ्लिप जोन को बारीकी से मॉनिटर करें, क्योंकि प्राइस के वापस आकर इस जोन को फिर से टेस्ट करने की संभावना बहुत अधिक होती है। आमतौर पर जब प्राइस फ्लिप जोन को फिर से टेस्ट करती है, तो इस सप्लाई फ्लिप जोन के अंदर एक सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस करना रिकमेंडेड है, ताकि शॉर्ट ट्रेड पोजीशन में एंटर किया जा सके। बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स बेरिश सिनारियो में भी अप्लाई होते हैं। अगर मार्केट लगातार
लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, जिससे बेरिश मार्केट ट्रेंड का संकेत मिलता है, तो हम प्राइस के हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन पर सपोर्ट पाने और ऊपर मूव करने का वेट करेंगे। ये डिमांड जोन अनमिटिगेटेड हायर टाइम फ्रेम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मेजर सपोर्ट लेवल, प्राइस गैप्स, डेली या वीकली या मंथली लोज आदि हो सकता है। जैसे ही प्राइस नीचे गिरती है, इसे उसी टाइम फ्रेम पर लास्ट फॉर्म्ड सप्लाई जोन के साथ रिएक्ट करना चाहिए, जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं, और फिर नीचे मूव करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण पार्ट ये सुनिश्चित करना है कि यह प्राइस रिएक्शन एक नया लोअर लो एस्टैब्लिश नहीं करें या बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर न बनाए, लेकिन इसके बजाय प्राइस को पहले से टेस्ट किए गए सप्लाई जोन को ब्रेक करना चाहिए। इस सप्लाई जोन के ब्रेक से एक नया डिमांड जोन बनेगा, जिसे हमारा फ्लिप जोन कहा जाता है। फ्लिप जोन का मार्किंग उस प्राइस इम्बैलेंस के आधार पर किया जाता है जो सप्लाई जोन ब्रेक के दौरान बनता है। हमें इस फ्लिप जोन को बारीकी से मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि प्राइस के इस जोन को फिर से टेस्ट करने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि इस डिमांड फ्लिप जोन के अंदर एक बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस किया जाए, ताकि जब प्राइस फ्लिप जोन को फिर से टेस्ट करे तो लॉन्ग ट्रेड पोजीशन में एंटर किया जा सके। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करना चाहूँगा। लास्ट डिमांड या सप्लाई जोन के रिएक्शन के बिना फ्लिप पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। आप में से कुछ लोग इसे देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्या यह चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है? हालांकि फ्लिप पैटर्न और चेंज ऑफ कैरेक्टर पैटर्न में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन हर चेंज ऑफ कैरेक्टर एक फ्लिप नहीं है, परंतु हर फ्लिप एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। असल में फ्लिप्स मार्केट डायनामिक्स में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चेंज है, जहां प्राइस रिवर्स होकर एक नई स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करती है। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया है, इस पैटर्न की विशेषता लास्ट डिमांड या सप्लाई जोन से एक क्लियर रिजेक्शन द्वारा होती है। इसके बाद उस प्राइस जोन का ब्रेक होता है, जो एक फ्लिप जोन बनाता है। फ्लिप पैटर्न के साथ ट्रेड्स सेटअप करना उन सेटअप्स के समान है जो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर पैटर्न के लिए कर सकते हैं, जिससे फ्लिप जोन्स के अंदर एग्रेसिव और कंजर्वेटिव एंट्री टाइप्स का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है। हम इस वीडियो में प्रत्येक एंट्री टाइप में गहराई से नहीं जाएंगे। हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अगले सीजन में सभी एंट्री टाइप्स और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। अब चलिए फ्लिप पैटर्न को एक डिटेल्ड कैंडलस्टिक एनालिसिस के माध्यम से ब्रीफली एनालाइज करते हैं और बेस्ट रिवर्सल फ्लिप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नियमों पर विचार करते हैं। यह देखा गया है कि फ्लिप पैटर्न की इफेक्टिवनेस तब बढ़ जाती है जब प्राइस अग्रेसिवली रिएक्ट करती है और डिमांड या सप्लाई जोन से दूर पुश करती है, और फिर जल्दी से लास्ट डिमांड जोन या लास्ट सप्लाई जोन को ब्रेक कर देती है, जिससे एक इनएफिशिएंसी पीछे छूट जाती है। हमने इस कोर्स में इनएफिशिएंसीज या इम्बैलेंसेस या फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। अगर आपने सप्लाई या डिमांड जोन को ब्रेक करते समय प्राइस में इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी देखी है, तो आपको बस इतना करना है कि सप्लाई या डिमांड जोन से प्राइस पुलबैक के दौरान बनी एक्सट्रीम कैंडल को ढूंढना है। आप इस कैंडल के हाईज और लोज को एक रेक्टेंगल का इस्तेमाल करके मार्क कर सकते हैं, और ये हमारा फ्लिप जोन होगा। अगर इस एक्सट्रीम कैंडल के बाद एक लार्ज बॉडीड इम्बैलेंस कैंडल बना हो तो ये और भी बेहतर है। लेकिन बस ध्यान रखें कि ब्रेकआउट मूव को प्राइस इम्बैलेंस के साथ जोड़ना चाहिए। हम थोड़ी देर में इसके कारण को समझेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि डिमांड जोन की ताकत को इसका प्राइसेस को रिजेक्ट करने और नई हायर हाइस तक प्राइसेस को ड्राइव करने की उसकी क्षमता से असेस किया जा सकता है। अगर जोन से जुड़ी डिमांड कमजोर है और यह पर्याप्त मोमेंटम जनरेट करने में विफल रहती है और आखिरकार जोन से प्राइस ब्रेक थ्रू की ओर ले जाती है, तो यह नए सप्लाई जोन की ओर कंट्रोल में बदलाव का सिग्नल देती है, या हम कह सकते हैं कि बेयर्स डोमिनेंस प्राप्त कर रहे हैं। तो एसएमसी ट्रेडर्स के रूप में हम इन सिचुएशंस में मार्केट के सप्लाई साइड पर अपने ट्रेड्स पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसी तरह सप्लाई जोन की स्ट्रेंथ को इस बात से मेजर किया जा सकता है कि यह प्राइसेस को नए लोअर लोज बनाने के लिए कितना रिजेक्शन प्रदान करता है। अगर सप्लाई कमजोर है और यह पर्याप्त प्राइस मोमेंटम प्रोड्यूस करने में विफल रहता है और आखिरकार जोन से प्राइस ब्रेक थ्रू की ओर ले जाता है, तो यह एक नए डिमांड जोन की ओर कंट्रोल में शिफ्ट का सिग्नल देता है, जो यह इंडिकेट करता है कि बुल्स ट्रैक्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो
एक एसएमसी ट्रेडर के रूप में आप मार्केट के डिमांड साइड पर अपने ट्रेडिंग पर फोकस कर सकते हैं, यानी लॉन्ग ट्रेड सेटअप्स की तलाश कर सकते हैं। अब वैलिड और हाई क्वालिटी फ्लिप पैटर्न्स और जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स और अन्य क्राइटेरिया को आउटलाइन करते हैं। मैं 4 महत्वपूर्ण रूल्स पर चर्चा करूंगा जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं ताकि सक्सेस के हाई प्रोबेबिलिटी के साथ वैलिड फ्लिप पैटर्न्स और जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकें। पहला रूल ये कहता है कि एक रिवर्सल फ्लिप पैटर्न को वैलिड माने जाने के लिए प्राइस को पहले हायर टाइम फ्रेम सप्लाई या डिमांड जोन से मिटिगेट और रिवर्स करना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम सप्लाई या डिमांड जोन से यह रिजेक्शन मार्केट सेंटीमेंट में चेंज की संभावना को इंडिकेट करता है, जिससे पोटेंशियल फ्लिप के लिए स्टेज सेट होती है। दूसरे शब्दों में, फ्लिप पैटर्न को बनाने से पहले प्राइस को एक सिग्निफिकेंट सप्लाई या डिमांड लेवल से रिएक्ट करना चाहिए। अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई या डिमांड जोन को मिटिगेट करने में विफल रहती है और फिर सिंपली फ्लिप पैटर्न बनाती है, तो इसे वैलिड फ्लिप पैटर्न नहीं माना जा सकता। अब आइए रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ये नियम कहता है कि एक वैलिड फ्लिप पैटर्न के होने के लिए प्राइस को सप्लाई या डिमांड जोन से रिएक्ट करना चाहिए, एक पुलबैक बनाना चाहिए और फिर सप्लाई या डिमांड जोन को ब्रेक करना चाहिए। बिना पुलबैक के या प्राइस के सप्लाई या डिमांड जोन से बिना किसी भी रिएक्शन के पैटर्न को वैलिड फ्लिप पैटर्न नहीं माना जा सकता। अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसे पूरा करना जरूरी है। यह कहता है कि एक हाई क्वालिटी फ्लिप पैटर्न को डिमांड या सप्लाई जोन को फ्लिप करते समय एक सिग्निफिकेंट इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस बनाना चाहिए। ये इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी एक क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर से जुड़ी होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में इसमें एक स्विफ्ट पावरफुल प्राइस मूवमेंट शामिल होनी चाहिए जो पिछले मार्केट सेंटीमेंट को इनवैलिडेट कर दे। आइए समझते हैं कि यह इंपॉर्टेंट क्यों है। इनएफिशिएंसी बायर्स और सेलर्स के बीच इम्बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है, जिससे प्राइसेस में डिसइक्विलिब्रियम होता है, जिसे फिल करने की ज़रूरत होती है। अक्सर इम्बैलेंसेस कैंडल्स के बीच एक गैप के रूप में देखे जाते हैं, जिन्हें फेयर वैल्यू गैप्स भी कहा जाता है। इसे बेहतर समझने के लिए हम 2 सिनारियोस पर विचार करेंगे। एक बुलिश सिनारियो के मामले में, अगर एक 3 कैंडल का सीक्वेंस में पहले कैंडल की हाई और तीसरे कैंडल की लो के बीच कोई गैप नहीं है, और बेरिश सिनारियो के मामले में अगर पहले कैंडल की लो और तीसरे कैंडल की हाई के बीच कोई गैप नहीं है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो ये एफिशिएंसी के एग्जाम्पल्स हैं। इसका मतलब है कि प्राइस एक्शन बैलेंस्ड है और कोई इम्बैलेंस नहीं है जिसे फिल करने की ज़रूरत हो। इसके विपरीत, पहले और तीसरे कैंडल के बीच गैप की प्रेजेंस, जैसा कि इन सिनारियोस में दिखाया गया है, ये इनएफिशिएंसी या प्राइसेस में इम्बैलेंस को दर्शाता है, जिसे प्राइस एक्शन को बैलेंस करने या मार्केट को एफिशिएंट बनाने के लिए प्राइसेस को वापस आकर फिल करने की ज़रूरत होती है। इसलिए सप्लाई या डिमांड जोन के ब्रेक के दौरान इम्बैलेंस की प्रेजेंस प्राइस के इस इनएफिशिएंसी को फिल करने के लिए वापस आने की संभावना को बढ़ा देती है, जिससे हमारे फ्लिप जोन के टेस्ट होने की संभावना में सुधार होता है। मुझे उम्मीद है कि अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आखिरी रूल यानी रूल नंबर 4 इस बात पर जोर देता है कि एक वैलिड और हाई प्रोबेबिलिटी फ्लिप जोन अनमिटिगेटेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब प्राइस सप्लाई या डिमांड जोन्स को ब्रेक करने के लिए मूव कर रही हो, तब उसे हमारे फ्लिप जोन्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए। फ्लिप जोन्स को ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक एरियाज की तरह एक वन टाइम यूज एरिया के रूप में माना जाता है। हम केवल उन्हीं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करेंगे जब प्राइस पहली बार फ्लिप जोन में एंटर करेगी। एक बार फ्लिप जोन मिटिगेटेड हो जाने पर, यानी प्राइस ने इसके बाउंड्रीज को पार कर लिया हो और इससे जुड़ी इनएफिशिएंसी फिल हो गई हो, तो ये एक ट्रेडिंग एरिया के रूप में अपनी सिग्निफिकेंस खो देता है और हम इसे फ्यूचर ट्रेड्स के लिए एक एरिया या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे। फ्लिप जोन के सब्सीक्वेंट रिटेस्ट्स इनिशियल ट्रेड एंट्री के समान हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर नहीं कर सकते। अब हम फ्लिप सेटअप के साथ ट्रेडिंग करते समय एग्रेसिव और कंजर्वेटिव एंट्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, हम एसएमसी कोर्स के दूसरे सीजन में अलग अलग एसएमसी एंट्रीज और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को कवर करेंगे। लेकिन आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए, रिवर्सल फ्लिप पैटर्न सेटअप्स को ट्रेड करते समय सप्लाई फ्लिप जोन से या उसके अंदर से शॉर्ट ट्रेड्स लें और डिमांड फ्लिप जोन से
या उसके अंदर से लॉन्ग ट्रेड्स लें जब प्राइस ब्रेकआउट के दौरान बनी इनएफिशिएंसी को फिल करने के लिए पुल बैक करे। अब हमने रिवर्सल फ्लिप पैटर्न के बारे में एक्सटेंसिवली चर्चा कर ली है। चलिए दूसरे फ्लिप पैटर्न टाइप की स्पेसिफिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, जो है कंटिन्यूएशन फ्लिप पैटर्न। कंटिन्यूएशन फ्लिप पैटर्न को दो प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है। ये या तो सप्लाई टू डिमांड फ्लिप पैटर्न हो सकता है या डिमांड टू सप्लाई फ्लिप पैटर्न हो सकता है। तो चलिए सप्लाई टू डिमांड फ्लिप पैटर्न से शुरू करते हैं। सप्लाई टू डिमांड फ्लिप पैटर्न एक प्रकार का कंटिन्यूएशन फ्लिप पैटर्न है जिसमें सप्लाई जोन से डिमांड जोन में प्राइस ट्रांजिशन होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें सप्लाई जोन से डिमांड जोन में शिफ्ट होता है। ये फ्लिप पैटर्न सेलिंग प्रेशर में डिक्रीज और बायर कंट्रोल या डोमिनेंस में इंक्रीज को इंडिकेट करता है, जिससे एक पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का संकेत मिलता है। ट्रेडर्स जो इस पैटर्न को स्पॉट करते हैं, वे सप्लाई जोन से प्राइस के रिवर्स होकर डिमांड जोन की ओर मूव होने पर लॉन्ग ट्रेड पोजीशंस में एंटर करने की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अब चलिए इस सिनारियो को अधिक डिटेल में देखते हैं। इसके लिए एक बुलिश मार्केट को कंसिडर करते हैं, जहां प्राइस ने एक्सट्रीम डिमांड जोन या एक्सट्रीम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर लिया है और अपनी अपवर्ड मूवमेंट को अगले अनमिटिगेटेड हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन की ओर जारी रखते हुए रिवर्स होना शुरू कर दिया है। हालांकि इस सिनारियो में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट अनफोल्ड होता है। इस अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करने और नीचे रिवर्स होने के बजाय प्राइस सप्लाई जोन को ब्रेक करते हुए तेजी से ऊपर सर्ज करती है। यह सप्लाई जोन का ब्रेक होना सेलिंग प्रेशर को सस्टेन करने के लिए बेरिश मोमेंटम की कमी को इंडिकेट करता है। इसका यह भी अर्थ है कि बुल्स ने कंट्रोल ले लिया है, जिससे मौजूदा बुलिश ट्रेंड के पोटेंशियल कंटिन्यूएशन का संकेत मिलता है। इस सिनारियो में एक परफेक्ट डिमांड जोन बनता है, जो सप्लाई जोन को फ्लिप करने वाली प्राइस वेव द्वारा जनरेट किया गया है। तो नए डिमांड फ्लिप जोन को प्राइस वेव में उस एक्सट्रीम कैंडल के रूप में मार्क किया जा सकता है जो अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन के ऊपर ब्रेक का कारण बनी। यह भी ध्यान रखें कि यहां भी प्राइस को ब्रेकआउट वेव के दौरान इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी को बनाना चाहिए। आमतौर पर इस तरह के फ्लिप पैटर्न फॉर्मेशन के बाद प्राइस उस इम्बैलेंस को मिटिगेट करने के लिए फ्लिप जोन में वापस आ सकती है और फिर अपनी अपवर्ड मूवमेंट को रिज्यूम कर सकती है। प्राइसेस डिमांड फ्लिप जोन में इस इम्बैलेंस के कारण वापस आती है, जो इनएफिशिएंट ब्रेकआउट मूव के दौरान प्राइसेस द्वारा क्रिएट की गई थी। इसे हम सप्लाई टू डिमांड फ्लिप पैटर्न कहते हैं। यह मार्केट डायनामिक्स में सेलिंग प्रेशर से बाइंग इंटरेस्ट में शिफ्ट को सिग्नल करता है, जिससे ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग ट्रेड पोजीशंस में एंटर करने के पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत होती है और यह पैटर्न से बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन की उम्मीद होती है। इसी तरह के कंसेप्ट्स डिमांड टू सप्लाई फ्लिप पैटर्न पर भी अप्लाई होते हैं। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। इस पैटर्न में प्राइस डिमांड जोन से सप्लाई जोन में शिफ्ट होती है, जो बाइंग प्रेशर में डिक्रीज और सेलिंग इंटरेस्ट में इंक्रीज को सजेस्ट करता है, जिससे प्रिवेलिंग बेरिश ट्रेंड के पोटेंशियल कंटिन्यूएशन का संकेत मिलता है। इस सिनेरियो में हमारे पास एक बेरिश मार्केट है, जहां प्राइस एक्सट्रीम सप्लाई जोन में एंटर करती है और अपनी डाउनवर्ड मूवमेंट को अगले अनमिटिगेटेड हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन की ओर जारी रखते हुए रिवर्स होना शुरू कर देती है। हालांकि इस सिचुएशन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज होता है। इस अनमिटिगेटेड डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करने और हायर रिवर्स होने के बजाय प्राइस तेजी से नीचे पुश करती है और जोन को ब्रेक कर देती है। ये डिमांड जोन का ब्रेक होना मार्केट में बुलिश मोमेंटम की कमी को इंडिकेट करता है, जो बायर्स से सेलर्स के कंट्रोल में शिफ्ट का सिग्नल देता है। ये एक परफेक्ट सप्लाई जोन जनरेट करता है, जो डिमांड जोन को डाउनसाइड में फ्लिप करने वाली प्राइस वेव द्वारा जनरेट किया गया है। तो नए सप्लाई फ्लिप जोन को प्राइस वेव में उस एक्सट्रीम कैंडल के रूप में मार्क किया जा सकता है, जो अनमिटिगेटेड डिमांड जोन के नीचे ब्रेक का कारण बनी। इस केस में भी प्राइस को ब्रेकआउट प्राइस मूव के दौरान इम्बैलेंस या इनएफिशिएंसी को बनाना चाहिए। आमतौर पर इस तरह के फ्लिप पैटर्न के होने के बाद प्राइस इनएफिशिएंसी को फिल करने और सप्लाई फ्लिप जोन को मिटिगेट करने के लिए फ्लिप जोन में वापस आ सकती है, इससे पहले कि वह अपनी बेरिश मूवमेंट को रिज्यूम करे। तो इसे हम डिमांड टू सप्लाई फ्लिप पैटर्न कहते हैं। यह मार्केट डायनामिक्स में शिफ्ट को दर्शाता है, जो ट्रेडर्स के लिए प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन की उम्मीद के साथ शॉर्ट पोजीशंस में एंटर करने के पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है। अब
चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारे पास 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस ने बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स की एक सीरीज बनाई है जो एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करती है। हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक अनमिटिगेटेड डिमांड जोन देख सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन पर पहुंचने पर कई ट्रेडर्स एक पोटेंशियल रिवर्सल की उम्मीद करेंगे और लॉन्ग ट्रेड पोजीशंस में एंटर करने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर के साइंस की तलाश करेंगे। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन के विपरीत प्राइस 4 घंटे की डिमांड जोन को टैप करती है, एक माइनर पुलबैक एक्सपीरियंस करती है और सिग्निफिकेंट मोमेंटम के साथ नीचे क्रैश हो जाती है। ये अग्रेसिव प्राइस मूव इनएफिशिएंसीज या इम्बैलेंसेस से जुड़ा होता है, जिन्हें बैलेंस्ड प्राइस एक्शन को बनाए रखने के लिए फिल करने की ज़रूरत होती है। ये मूवमेंट डिमांड जोन में फ्लिप का कारण बनता है, जो मार्केट डायनामिक्स में शिफ्ट को इंडिकेट करता है और पोटेंशियली बेरिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। हम नए बने सप्लाई फ्लिप जोन को इनएफिशिएंट प्राइस वेव की एक्सट्रीम कैंडल पर मार्क कर सकते हैं, जिसने हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन को डाउनसाइड में ब्रेक किया। डिमांड जोन का ब्रेक होना भी बुलिश मोमेंटम की कमी का सिग्नल देता है, जो बायर्स से सेलर्स में कंट्रोल का शिफ्ट की ओर इंडिकेट करता है। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं, प्राइस सप्लाई फ्लिप जोन में वापस रिट्रेस करती है, एक रिवर्सल एक्सपीरियंस करती है और फिर सिग्निफिकेंट मोमेंटम के साथ नीचे मूव करती है। ट्रेडर्स इस सप्लाई फ्लिप जोन में शॉर्ट पोजीशंस को कंसिडर कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आपको सप्लाई और डिमांड फ्लिप्स के बारे में जानना चाहिए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये यूज़फुल था तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन को हिट करना और नोटिफिकेशंस को इनेबल करना ना भूलें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। हम आपके फीडबैक और सजेशंस की कद्र करते हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट्स करें और हमें बताएं कि आप किन टॉपिक्स को हमारे फ्यूचर वीडियोस में कवर करना चाहेंगे। हम आपके सपोर्ट की सराहना करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे मिलने की आशा रखते हैं। तब तक के लिए बाय।